हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे हमारी जो लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो हम बात कर रहे थे उसमें हमें नया टॉपिक आज करना है हिस्ट्री ऑफ कैटलॉग कोड। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कैटलॉग कोड हमने क्लासिफिकेशन के अंदर भी पढ़ी थी कि जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए हमें विधियां पढ़नी पड़ी थी। ठीक है, किस किस विधि से हम कैटलॉग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किताबों का। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना उसके लिए विधियां हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कैटलॉगिंग करने के लिए कौन कौन सी विधियां हमारे पुस्तकालय विज्ञान के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारी विधियां हैं, टोटल 8 हैं। इम्पोर्टेंट 8 तरह के कोड हैं। ठीक है, इस संहिता को हिंदी में इसे इंग्लिश में कहते हैं कोड और हिंदी में कहते हैं इसे संहिता। ठीक है, पुस्तकालय सूची के लिए संहिता कौन कौन सी है। ये जो कोड हैं इनमें हमारे सिलेबस में 2 कोड स्पेशली दे रखे हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। कौन कौन से? AACR2 और CCC। ठीक है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स द्वितीय पार्ट और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इन दोनों को हमने क्या करना है, डिटेल के अंदर इसको स्टडी करनी है। और जो बाकी हैं उनको हमने ब्रीफ में पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ना है। तो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कैटलॉग कोड। ठीक है, जो कैटलॉग कोड है पुस्तकालय सूची की संहिता जो है उसके क्या इतिहास कि कैसे कैसे उसके कोड्स आए, कौन कौन से कोड्स आए और क्या क्या इनके कौन से ईयर में आए, किसके द्वारा लाए गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कोड हमारा कौन सा है? फर्स्ट है पाणिजी कोड। ठीक है, पाणिजी कोड फर्स्ट है हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश म्यूजियम कोड। ब्रिटिश म्यूजियम कोड। ठीक है, पहला हमारा कोड है पाणिजी कोड या ब्रिटिश म्यूजियम कोड, दोनों ही इसी के नाम है, पाणिजी कोड और इसे ब्रिटिश म्यूजियम कोड भी कहते हैं। कब आया ये? 1841 में। ठीक है, कब आया? 1841 के अंदर आया। किसके द्वारा आया? एंटोनी पाणिजी। ठीक है, बाय एंटोनी पाणिजी। इसके प्रणेता थे एंटोनी पाणिजी, जिनके द्वारा ये कोड लाया गया, ब्रिटिश म्यूजियम कोड। ठीक है, इसका नेम क्या था? इस कोड का नेम क्या था? कोड का नेम था रूल्स फॉर कंपाइलेशन ऑफ प्रिंटेड बुक्स इन ब्रिटिश म्यूजियम। ये इसका नेम था। इस संहिता का नाम क्या था? रूल्स फॉर कंपाइलेशन ऑफ प्रिंटेड बुक्स इन ब्रिटिश म्यूजियम। याद कैसे रखना है? इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ब्रिटिश म्यूजियम, जो कि हम जानते हैं पाणिजी कोड को ही ब्रिटिश म्यूजियम कहते हैं। तो ये इसका कोड का नेम जो है हमें याद हो जाएगा। ये किसके द्वारा लाया गया? एंटोनी पाणिजी। और कब लाया गया? 1841 के अंदर। क्लियर? इसके बारे में हमें इतनी ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेनी थी। सेकंड है जैविट कोड। जैविट कोड। ठीक है, सेकंड है जैविट कोड। ये कब आया? 1852 में। 1852 में बाय चार्ल्स सी जैविट। ठीक है, चार्ल्स सी जैविट। इसके बारे में हमें इतना ही याद रखना है
कि जेविट कोड कब आया 1852 में और किसके द्वारा लाया गया, चार्ल्स सी जेविट के द्वारा। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा कटर कोड। कटर कोड, ठीक है, कटर कोड ये कब आया 1876 के अंदर। कटर कोड कब आया 1876 के अंदर बाय सीए कटर, चार्ल्स एमी कटर। और इसका कोड का नेम क्या था, रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग। थर्ड वाले का नाम क्या था, रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग। किसके द्वारा लाया गया, चार्ल्स एमी कटर के द्वारा। और कब लाया गया, 1876 में। इसे क्या कहते हैं, कटर कोड। तो 3 कोड हमने अभी देखे, पानीजीज कोड जिसको ब्रिटिश म्यूजियम कोड भी कहा जाता है, 1841 में ये आया। किसके द्वारा आया, एंटनी पानीजी के द्वारा। और इस कोड का नेम क्या था, रूल्स फॉर कंपाइलेशन ऑफ प्रिंटेड बुक्स इन ब्रिटिश म्यूजियम। क्लियर। सेकंड है जेविट कोड, इतना ही याद रखना है, जेविट कोड 1852 में लाया गया। किसके द्वारा, चार्ल्स सी जेविट के द्वारा। थर्ड है कटर कोड 1876 बाय चार्ल्स एमी कटर और इसका नाम क्या था, रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग। ये 3 कोड ऐसे थे जो व्यक्तियों के द्वारा लाए गए। ठीक है। आगे वाले जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा, कुछ एसोसिएशंस ने मिलकर उनको बनाया है। तो ये जो 3 व्यक्तियों द्वारा करवाए गए थे उनको हमने अभी देख लिया। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जिन्हें किन्हीं एसोसिएशंस ने मिलकर बनाया है वो कौन कौन से कोड हैं उसको हम बात करेंगे। फोर्थ नंबर पे है जॉइंट कोड 1908, जॉइंट कोड 1908। ठीक है। इसके अंदर क्या था, ये 2 एसोसिएशंस के द्वारा लाया गया था। ठीक है। 2 संघों ने इसको मिलकर बनाया था। कौन सा, ALA प्लस LA। ALA है हमारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और ये LA जो है ये कौन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये USA का एक संघ है, ठीक है, और ये UK का एक संघ है। इन दोनों ने मिलकर किसे बनाया, जॉइंट कोड को, और कब बनाया, 1908 के अंदर। ठीक है। 2 एसोसिएशन ने मिलकर बनाया, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है। इसीलिए इसे जॉइंट कोड कहा जाता है। ठीक है। इसीलिए इसे जॉइंट कोड कहा जाता है। और इसे क्या कह सकते हैं, और इसे कह सकते हैं AA कोड। AA कोड क्यों कहा जाता है, एंग्लो अमेरिकन कोड। एंग्लो अमेरिकन कोड। ठीक है। 2 एसोसिएशन से मिलकर बना है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, AA कोड, जॉइंट कोड या फिर एंग्लो अमेरिकन कोड इसे कहते हैं। कब आया ये, 1908 के अंदर, और ये इन दोनों का जॉइंट कोड था। 5th नंबर पे देखिए AA कोड, सॉरी अमेरिकन कोड। अमेरिकन कोड, ठीक है। AA अमेरिकन कोड ये कब आया, ये आया 1949 में। ये किसके द्वारा आया, बाय ALA। ये ओनली अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का था। ठीक है। ALA के द्वारा 1949 के अंदर आया। तो ये दोनों क्या थे, ये थे जो किन्हीं संघों से मिलकर बने हैं।
फोर्थ है जॉइंट कोड 1908 के अंदर, ठीक है, किसके द्वारा? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो यूके का संघ था, यूएसए का संघ है, और लाइब्रेरी एसोसिएशन जो यूके का संघ है। यूएसए और यूके के संघों ने मिलकर किसका निर्माण कर दिया? जॉइंट कोड का, जिसे क्या कहते हैं? जॉइंट कोड, एए कोड या एंग्लो अमेरिकन कोड। क्लियर, ये इसके नाम हैं। फिफ्थ है अमेरिकन कोड, इसको ओनली एएलए ने किया है 1949 के अंदर। क्लियर, ये है अमेरिकन कोड। 6 नंबर पे अब हम देखेंगे AACR1, ठीक है, AACR1, इसका फुल नेम क्या है? फुल नेम क्या है इसका? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स फर्स्ट, ठीक है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स फर्स्ट, और ये कब आया? 1967 में। इसी का ही AACR2 है जो हमारे सिलेबस में हमें डीपली उसको पढ़ना है। तो AACR1 पहले हम इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो पहले हम ये देखेंगे कि ये किसके द्वारा लाया गया। ये भी एंग्लो है, इसका मतलब कई संस्थाओं ने इसको मिलकर बनाया है, कुछ संघों के द्वारा ये मिलकर बना है। तो ये 4 संघों से मिलकर बना है, ठीक है, ALA, LA, LOC और कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 4 संघों से मिलकर बना है। ALA जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये है लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये यूएसए वाला है, ये यूके का है, और ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, और ये कनाडा का है। चारों ने मिलकर किसे बनाया है? AACR1 को, ठीक है, इन चारों ने मिलकर AACR1 को बनाया है, और इन्हीं चारों ने मिलकर हमारे AACR2 को बनाया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। AACR2, इसका हमें ईयर याद रखना है 1978, ठीक है, 1978 के अंदर क्या आया? AACR2 आया। किनके द्वारा? सेम है सारा, 4 संघों के से मिलकर बना है, ALA, LA, LOC और कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। चारों ने मिलकर किसका निर्माण किया? कौन से कोड का? AACR1 और AACR2 का। AACR1 आया 1967 और AACR2 कब आया? 1978 के अंदर। क्लियर। अब है 8th नंबर पे हमारा CCC, जो वो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे सिलेबस में है। क्या है ये? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 बाय SR रंगानाथन। ठीक है, CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये कब आया? 1934 में बाय SR रंगानाथन। ठीक है, इसे रंगानाथन कोड भी कहते हैं और इसे CCC भी कहते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है वो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी सबका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कि वो उसका नाम क्या था, किसके द्वारा वो लाई गई और कौन से ईयर में लाई गई। 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन AACR 1, 2 और CCC इसके बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी होगी। क्लियर। चलिए इसको AACR 1 को देखेंगे। 1967 में ये आया। कैसे, क्या सोचकर इन्होंने बनाया, किस तरह से बना? तो हमने पहले
एक कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा था, एक सम्मेलन हुआ था ICCP, ठीक है, एक सम्मेलन था ICCP। ये क्या था? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल्स। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल्स। सूचीकरण के सिद्धांतों को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसे कहते हैं ICCP। ये कब हुआ? 1961 में। और कहाँ पे हुआ? पेरिस के अंदर। ये जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तब यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि हमें एक ऐसा कोड, ऐसी संहिता लानी चाहिए जिससे कि जो कैटालॉगिंग कोड है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर काम कर सके, ठीक है। ऐसा कोड जो इंटरनेशनल लेवल तक काम कर सके, इंटरनेशनल लेवल पे जो किताबों की सूचीकरण कर पाए, उनका कैटालॉगिंग हो पाए कंप्लीट। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया कि क्या किया जाएगा, एक ऐसा कैटालॉगिंग कोड तैयार किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 4 एसोसिएशन को चुना। कौन कौन से? जो अभी हमने बात की थी, ALA, LA, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। चारों ने मिलकर आपस में डिसाइड किया कि हम एक ऐसा कैटालॉगिंग जो कोड है उसको लेकर आएंगे, ठीक है। इस सम्मेलन के अंदर उसकी बात हो गई, AACR 1 को लॉन्च कर दिया 1967 के अंदर। क्लियर? इसके जो प्रभाव किसका पड़ा इस पर? एक तो ये रिपोर्ट थी, और एक ये, इन दोनों ने इस कोड को बनाने पर बहुत प्रभाव इनका पड़ा, ठीक है। इन दोनों का प्रभाव पड़ा, एक तो ये रिपोर्ट थी, ठीक है, और एक ये सम्मेलन था। इन दोनों के प्रभाव से क्या हुआ? AACR 1 का निर्माण हो गया, ठीक है। अब जो AACR 1 है, इन्होंने बोल दिया कि हमने बनाना है। कैसे इन्होंने किया? 2 पार्ट्स में इसको बांटा, ठीक है। 2 पार्ट्स में बना। पहला था अमेरिकन टेक्स्ट और दूसरा क्या था? ब्रिटिश टेक्स्ट। एक अमेरिकन टेक्स्ट और एक ब्रिटिश टेक्स्ट, ठीक है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। फिर आगे इनके 3 पार्ट्स में इन्होंने क्या डिसाइड किया कि कैटालॉगिंग किस प्रकार करनी है, कितने रूल्स उनको देने हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड किया, फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि हमने क्या करना है, नंबर 1 क्या देना है? रूल्स फॉर हेडिंग ऑफ बुक्स, ठीक है। नंबर 2 पे इन्होंने कहा डिस्क्रिप्शन, रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन। और 3rd है रूल्स फॉर नॉन बुक मटेरियल, रूल्स फॉर नॉन बुक मटेरियल। 3 इन्होंने दे दिए, रूल्स फॉर हेडिंग ऑफ बुक्स, रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन और रूल्स फॉर नॉन बुक मटेरियल। क्लियर? यहाँ तक इन्होंने बोल दिया। इसके बाद पहले तो इन्होंने 2 पार्ट में इसको बनाया, अमेरिकन टेक्स्ट और ब्रिटिश टेक्स्ट। फिर इसके बाद इन्होंने रूल्स जब निकाले तब क्या था? रूल्स फॉर हेडिंग ऑफ बुक्स,
सेकंड था रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन और थर्ड था नॉन बुक मटेरियल के लिए रूल्स। इसके अंदर भी इन्होंने चैप्टर्स और रूल्स को रखा था। तो इसके अंदर इन्होंने 5 चैप्टर्स और 126 रूल्स दिए। 5 चैप्टर्स और 126 रूल्स। डिस्क्रिप्शन के लिए इन्होंने 4 चैप्टर्स, ठीक है, 4 चैप्टर्स और 62 रूल्स। 4 चैप्टर और 62 रूल्स। यहाँ पे नॉन बुक मटेरियल के लिए इन्होंने दिए 6 चैप्टर्स और 81 रूल्स, ठीक है। 5 अध्याय और नियम कितने थे? 126। किसके अंदर? रूल्स फॉर हेडिंग ऑफ बुक्स। दूसरा था रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन के लिए इन्होंने 4 अध्याय और 62 नियमों का इसमें बनाया। थर्ड था नॉन बुक मटेरियल, उसके लिए इन्होंने 6 अध्याय और 81 नियमों का प्रावधान यहाँ पे रखा। क्लियर? ये था AACR 1 के अंदर मेन पार्ट्स क्या क्या थे। 1967 में आया। किसके द्वारा? 4 एसोसिएशन के द्वारा। कौन सी मीटिंग के अंदर ये फाइनल हुआ था कि ये 4 एसोसिएशन यहाँ पे काम करेंगे? तो वो थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स 1961 में, जो कि पेरिस के अंदर, ठीक है, हुई थी। इसके अंदर डिसाइड किया गया था कि 4 जो संस्थाएं हैं वो मिलकर क्या करेंगी? AACR 1 को इंटरनेशनल लेवल का कोड बनाएंगी। उनमें कौन कौन सी थी? ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, LA लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। चारों ने मिलकर क्या कर दिया? AACR 1 का निर्माण कर दिया। किसका प्रभाव क्या पड़ा था? सैमुअल लुबेटस्की की एक रिपोर्ट थी 1953 और एक ये इंटरनेशनल जो मीटिंग हुई थी 1961, इन दोनों का प्रभाव पूरा पड़ा AACR 1 पर। इन्होंने जब बनाया, क्या किया? 2 पार्ट में इसको बनाया, अमेरिकन टेक्स्ट और ब्रिटिश टेक्स्ट। फिर इसमें इन्होंने रूल्स दिए। कौन कौन से? रूल्स फॉर हेडिंग्स ऑफ बुक्स, उसके लिए 5 चैप्टर्स और 126 रूल्स दिए इन्होंने। रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन के लिए रूल्स क्या थे? 4 चैप्टर्स में 62 रूल्स इन्होंने दिए। और नॉन बुक मटेरियल के लिए 6 चैप्टर्स में इन्होंने कितने रूल्स दे दिए? 81 रूल्स। क्लियर? बहुत अच्छा ये चलता रहा, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई थी, कुछ मतभेद आ गए थे, जिसके कारण AACR 2 को लाना पड़ा। ठीक है, इसमें कुछ कमियां रह गई थी, जिसके कारण क्या करना पड़ा? AACR 2 को लाना पड़ा। क्या कमियां इसमें रह गई होंगी? सबसे बड़ी कमी क्या रह गई थी इसके अंदर? देखते हैं अभी हम उसको। सबसे बड़ी थी कि पीरियोडिकल्स के लिए कैटलॉगिंग करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था। ठीक है, जो पीरियोडिकल्स हैं उनके लिए नहीं था कोई भी प्रावधान। पीरियोडिकल्स के लिए नहीं था। और किसके लिए नहीं था? जो रेडियो या टेलीकम्युनिकेशन मटेरियल है उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं था। और यहाँ पे ISBD का भी कोई प्रावधान नहीं था। ये कमियां रह गई थी, जिसके कारण इनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था। क्या उद्देश्य था? कि हमें इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाना है, लेकिन इन कमियों की वजह से ये इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर तो सारे के सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स, सारे के तरह के मटेरियल्स अवेलेबल होंगे। जब सभी मटेरियल्स की अगर कैटलॉगिंग नहीं हो पाएगी, तब क्या होगा? क्या ये सक्सेस हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा। तो ये जो कमियां थी, इनके कारण क्या हुआ? दोबारा से बैठक हुई, दोबारा से डिसाइड किया गया कि AACR 2 को करना है। कुछ ये अमेरिकन टेक्स्ट और ब्रिटिश टेक्स्ट 2 थे, दोनों में मतभेद हो रहे थे। ठीक है,
तो इनका था कि इसकी कमियों को दूर करना है और उन टेक्स्ट के अंदर जो मतभेद है उसको भी क्लियर करना है। ठीक है, इस कारण AACR 2 को लाया गया। आगे देखते हैं AACR 2 के बारे में। बात करते हैं AACR 2 की। अब जब डिसाइड किया गया कि AACR 2 को लेकर आना है और कमियों को सुधारना है, तो क्या हुआ, 1978 के अंदर इसको लाया गया। इसकी बाद में भी एडिशंस आई 1988, 1998, 2002 में। और एडिटर्स कौन थे, माइकल गॉरमैन और पॉल डब्ल्यू विंकलर। क्लियर, ये थे इसके एडिटर्स। अब इसमें नया क्या ऐड किया गया, क्या चीज़ें ऐड की गई, इसकी विशेषताएं जिससे ये अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जाने लायक बन गया। क्या था इसके अंदर, नंबर 1, मार्क प्रोजेक्ट का समर्थन करता था ये। मार्क प्रोजेक्ट क्या होता है, मशीन रीडेबल कैटलॉग, जो मशीन के द्वारा पढ़ा जाए वैसा कैटलॉग बन पाए, इसका ये समर्थन करता था और यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट, रूल्स फॉर डिजिटल एंड साउंड रिकॉर्डिंग मटेरियल्स, इसकी भी कमी थी जो यहाँ पूरी हो गई। रूल्स किसके लिए बनाए गए, डिजिटल और साउंड जो रिकॉर्डेड मटेरियल हैं उनके लिए भी रूल्स बनाए गए। कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग बन पाए, उसके लिए भी यहाँ पे रूल्स दिए गए। और ये ISBD का भी प्रावधान रखता था। ISBD क्या है, ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ऊपर लिख देती हूँ। ये क्या है, ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये क्या है, देखिए ये इफ्ला के द्वारा, ठीक है, इफ्ला के द्वारा बनाया गया है। क्या चीज है ये, कि जो मटेरियल है उसको जब कैटलॉगिंग करनी है तो उसके लिए बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन देना, उस किताब को, उस बुक को बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना, ये किसका काम था, ISBD का। और किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये जो AACR 2 है ये पूरा इसके आधार पर टिका हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या था, 1971 में इन्होंने सोचा कि इस पर काम किया जाए। 1971 पर सोचा था, क्योंकि AACR 1 में इसकी कमियां रह गई थी। 1971 में इन्होंने सोचा कि ISBD को लाया जाए, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड की जाए, इनको मानक प्रदान किए जाए। 71 में इन्होंने सोचा और 1974 में इन्होंने सबसे पहले ISBD M को दिया, लॉन्च किया। M का मतलब क्या है, M का मतलब है मोनोग्राफ्स। ठीक है, मोनोग्राफ्स के लिए पहले इन्होंने ISBD लॉन्च कर दिया। उसके बाद जब इनको दिखा कि यहाँ पे इनको सफलता मिल रही है, उसके बाद इन्होंने इसके एडिशन शुरू कर दिए और लाते लाते यहाँ तक पहुँच गए। क्या है इसमें, ये था फॉर मोनोग्राफ्स, ये था फॉर सीरियल्स, ये था कार्टोग्राफिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट है PM मतलब प्रिंटेड म्यूजिक। क्या है ये, प्रिंटेड म्यूजिक। ठीक है, नेक्स्ट है CP इज फॉर कंपोनेंट पार्ट। नेक्स्ट है OB मतलब ओल्ड प्रिंटेड बुक्स। AB से मतलब है ऑडियो विजुअल मटेरियल। CF है कंप्यूटर
फाइल्स। नेक्स्ट है नॉन बुक मटेरियल। नॉन बुक मटेरियल देखिए इन्होंने क्या किया, इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मोनोग्राफ्स के लिए M, सीरियल्स के लिए S, कार्टोग्राफिक के लिए CM, प्रिंटेड म्यूजिक के लिए PM, कंपोनेंट पार्ट के लिए CP, जो ओल्ड प्रिंटेड बुक्स हैं उनके लिए OB, ऑडियो विजुअल मटेरियल है उसके लिए AV, CF फॉर कंपोनेंट और कंप्यूटर फाइल्स, और NBM है नॉन बुक मटेरियल। ये इन्होंने लाइन बाय लाइन इनको लॉन्च करते गए। फिर इन्होंने क्या सोचा कि 1977 के अंदर क्या देखा कि सबको एक जनरल ही दे दिया जाए ISBD, ठीक है। तो इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया ISBD G फॉर जनरल वर्क्स। जो भी जनरल वर्क्स हैं वो सारे ISBD G के अंदर आ जाएंगे। तो ये AACR2 है जो पूरी तरह से इसके ऊपर बेस्ड था। और इससे क्या हुआ, इनको 8 तरह की जो चीजें मिली, 8 डिस्क्रिप्शन टाइप मिले इनको, 8 टाइप्स कि बुक को कैसे डिस्क्रिप्शन देना है, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो उनको हम देखते हैं आगे, और ये कितने पार्ट में आया वो भी हम देखिए। जो AACR2 था वो 2 पार्ट्स में आया था। पहले हमने बात किया था जिसमें रूल्स और चैप्टर थे, उनके अंदर हमने सबसे पहले देखा था रूल्स फॉर हेडिंग था। अब यहाँ पे और 2 नंबर पे था डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या है, इसमें 2 पार्ट्स थे। नंबर 1 पे था डिस्क्रिप्शन, उल्टा कर दिया था अब इन्होंने, पहले इनको डिस्क्रिप्शन पार्ट दिया और फिर रूल्स फॉर हेडिंग दिया। इसमें यही रखना है दोनों को याद कि इन्होंने इसमें उल्टा कर दिया था। पहले उसमें इन्होंने 3 दिए, और कौन कौन से, रूल्स फॉर हेडिंग, दूसरा डिस्क्रिप्शन और तीसरा नोटबुक मटेरियल। इसमें इन्होंने 2 ही दिए, पहला डिस्क्रिप्शन और दूसरा रूल्स फॉर हेडिंग। क्लियर। अब देखते हैं कि इन्होंने ISBD के थ्रू 8 एरियाज इनको दिए कि 8 एरियाज आपको कंप्लीट करने हैं, जिससे आपको कैटलॉगिंग कंप्लीट करनी है। तो वो कौन कौन से हैं, पहले तो आपकी बुक का टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसका एडिशन, टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर्स, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सीरीज, नोट और ISBN और उस बुक का प्राइस। ये 8 चीजें आपको उसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशन, टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर्स, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सीरीज, नोट्स एंड ISBN एंड प्राइस। ये 8 एरियाज हमें मिलते हैं ISBD से, ठीक है। अब देखिए AACR1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आया, ठीक है। इसके एडिशंस आए थे लेकिन 3 नहीं आया। 3 की जगह पे इसका सक्सेसर आ गया एक, वो था RDA। सक्सेसर ऑफ AACR2, RDA, ठीक है। RDA क्या था, सक्सेसर ऑफ AACR2। AACR2 का उत्तराधिकारी जिसका नाम क्या है, RDA, जिसकी फुल फॉर्म है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, और ये आया था जून 2010 के अंदर। तो अब पूछा जाए कि अब AACR2 का सक्सेसर कौन है, तो वो है RDA, और ये कब आया, जून 2010 के अंदर। तो ये हमने कैटलॉग कोड को पढ़ा जिसमें AACR1 और AACR2 को हमने डीपली पढ़ लिया, डिटेल के अंदर पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो हमारा इम्पोर्टेंट एक और कोड रह गया है, डॉक्टर रंगानाथन जी का कोड CCC, ठीक है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, उसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर। तब तक के लिए थैंक्स।